हेलो नमस्कार 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जनपद का शब्द का प्रादुर्भाव हो गया था और जनपद नाम की संस्था आ चुकी थी। पूर्व वैदिक काल में जनपद जैसा कुछ भी नहीं था और जनपद जब बढ़ते बढ़ते और बृहद आकार ले लिया तो महाजनपद शुरू होते हैं और महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा हम लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सब कुछ पढ़ चुके थे। सिंधु सभ्यता के अज्ञात कारणों की वजह से पतन हुआ और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता मिलती है। वैदिक सभ्यता में भी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है और 600 ईसा पूर्व के बाद अब शुरू होता है भारतीय ऐतिहासिक पटल पर व्यापक परिवर्तन और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम नगरीय क्रांति के बाद शुरू होता है द्वितीय नगरीकरण का दौर। तो अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछते कि द्वितीय नगरीकरण का दौर शुरू हुआ तो आप आंसर लगाएंगे महाजनपद काल में और सन लिख दे तो 600 ईसा पूर्व के आसपास। इस काल में महाजनपदों का उदय होने के साथ साथ जैन एवं बौद्ध धर्मों का भी विकास होता है। यहीं से भारतीय इतिहास को एक निश्चित एवं क्रमबद्ध दिशा प्राप्त होती है और यही आगे चलकर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में विभक्त हो जाता है। इसलिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का प्रमुख आधार महाजनपद काल भी है। 600 ईसा पूर्व के बाद लोहे का उपयोग व्यापक स्तर पर होने लगा, इसलिए 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल की अंतिम अवधि माना जाता है और 600 ईसा पूर्व के बाद के समय को महाजनपद काल कहते हैं। हुआ क्या है कि जो हमने पहले बताया था ना, पूर्व वैदिक काल में लोहे की जानकारी ही नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की जानकारी हो गई और उनका थोड़ा थोड़ा उपयोग किया जाने लगा। अब जब लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है, व्यापक स्तर पर प्रयोग होने से जंगलों का व्यापक अंधाधुंध कटाई हुई। कटाई होने के बाद उसे कृषि योग्य बनाया गया, कृषि पर उत्पादन हुआ, लोहे के हथियार औजार बनाए गए, हाथी वगैरह भी पाले जाने लगे। इसके बाद साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ गए, व्यापार भी करने लगे और व्यापार होने से संपन्नता आई और संपन्नता आने से आगे चलकर विभिन्न देशों के साथ व्यापार हुआ और उनसे संबंध स्थापित हुए और इस तरह से भारत एक संपन्न राष्ट्र, एक राष्ट्र की भावना का विकास होने लगा। जब महाजनपद बढ़ते बढ़ते मिलते मिलते एक हो गए तो एक राष्ट्र की भावना का विकास होने लगता है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं पहले तो यही देखें, सिंधु सभ्यता पूछ ले तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और पूर्व वैदिक काल, यही क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो कुल का अध्यक्ष कुलप यानी कि कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विस्पति, जन का जनपति, जनपद का राजा और राष्ट्र का एकराट कहलाता था। अब बात कर लेते हैं महाजनपदों के उदय होने के कारण। कारण ये थे कि राजाओं के द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा थी, सबको होती है कि हमारा साम्राज्य फले फूले आगे बढ़े। कृषि का विस्तार एवं कृषि अधिशेष, यानी कि जब लोहे का उपयोग हुआ तो कृषि का विस्तार हुआ और उसके बाद अधिशेष यानी कि अत्यधिक मात्रा में अनाज बचा, उसका भंडारण किया गया, उसका व्यापार किया गया। लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग, वाणिज्य व्यापार का प्रसार हुआ। प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंधों का खंडन हो गया, यानी कि पैतृक वाला सिस्टम अलग हो गया। सामाजिक एवं धार्मिक मानदंडों में स्थायित्व आ गया और नए क्षेत्रों की खोज लगभग हो गई पूरी। महाजनपद काल की जानकारी के स्रोतों की बात कर लेते हैं तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, ये भी क्वेश्चन आया है कि अंगुत्तर निकाय क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ है, वहां से मिलती है। इसके अलावा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, उससे जानकारी महाजनपद काल की प्रारंभ। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कुल संख्या, तो महाजनपद का कुल कितने थे? 16 थे। ठीक है, कंबोज, गंधार, कुरु, शौरसेन, पांचाल, कौशाल, मल्ल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, अवंती, चैत्य, वत्स्य। ठीक है, ये सारे यहाँ पर महाजनपद काल थे।
600, ये 16 महाजनपद थे। गांधार ऊपर सबसे ऊपर कम्बोज है, फिर ये है पांचाल, फिर कुरु, कौशल, वज्जी, मल्ल, काशी, अंग, मगध, सौरसेन, अवंती, मत्स्य, वत्स, चैत्य और असाका। आप देख लेते हैं इनकी राजधानी, देख लो। कम्बोज की राजधानी राजपुर, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी पहले हस्तिनापुर हुई, फिर इंद्रप्रस्थ और ईसुकारा हुई। पांचाल की हुई अहिछत्र और काम्पिल्य, इंपॉर्टेंट है। सौरसेन मथुरा की, सौरसेन राजधानी मथुरा होती है। मत्स्य की विराटनगर है। अवंती की उज्जैनी है। चेदी की सुक्तिमती है। वत्स की कौशाम्बी है। काशी की वाराणसी है। मगध की गिरिव्रज और राजगीर है। अंग की चंपानगरी है। मल्ल की कुशीनगर एंड पावापुरी है। वज्जी की वैशाली है। कौशल की श्रावस्ती है। ठीक है। अस्का की पौडन्य है। ठीक है, ये हैं यहाँ की राजधानियां। इन पे ही एक क्वेश्चन बनता है या फिर क्रम में वाला आएगा, इनको क्रम से जोड़िए। अब बात करते हैं कि सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद। तो जी हाँ, सबसे उत्तर यानी सबसे ऊपर कौन सा है, तो ये रहा, ये रहा। तो सबसे उत्तर में है कम्बोज। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद अस्मक है। सबसे दक्षिण में ये है असाका या अस्मक। ठीक है। सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद, और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप करेक्शन कर लेंगे। सबसे पूर्व में स्थित जो है वो क्या है, वो अंग है। वो महाजनपद कौन सा है, अंग। ये रहा, ये चेंज कर दो। सबसे पूर्व में स्थित है अंग, और ये वाले ऊपर नीचे कर दो। सबसे पश्चिम में स्थित है कम्बोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारत की सीमा के बाहर स्थित कौन से हैं, तो ऊपर देखिए मैप में, ये देखिए कम्बोज और गांधार, ये वर्तमान भारत की सीमा के बाहर स्थित हैं। अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद कौन सा है, कम्बोज। पाकिस्तान में स्थित महाजनपद है कम्बोज एवं गांधार। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, इंपॉर्टेंट, अस्मक। अब बात करते हैं एक एक महाजनपद की। तो कम्बोज महाजनपद की बात कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर, ये देखिए जम्मू कश्मीर के पास। तो विस्तार था इसका उत्तर में कश्मीर से हिंदू कुश की पहाड़ियों तक। आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित था कम्बोज। राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। यह अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। प्रमुख नगर थे राजपुर, नंदीपुर और द्वारका। कम्बोज पहले एक राजतंत्र था और बाद में यह बन गया गणतंत्र। ये राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कम्बोज के निवासियों को वार्तास्त्रोपजीवी की संज्ञा दी है। वार्ता से तात्पर्य है कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य से, जबकि शास्त्रोपजीवी का अर्थ है शास्त्रों के माध्यम से आय अर्जित करने वाले। अब कम्बोज के नीचे गांधार महाजनपद आता है। और हाँ, इन पे आजकल नया ट्रेंड आया है, ये सारे महाजनपद आप मैप में जरूर देख लेंगे कि इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाओ, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाओ। ये वाले क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं आजकल। तो गांधार महाजनपद की बात करें तो कम्बोज के नीचे देखिए गांधार है। राजधानी इसकी क्या है, तक्षशिला एवं पुष्कलावती या चारसद्दा। तक्षशिला एवं पुष्कलावती जिसको कहते हैं चारसद्दा। तक्षशिला में ही चाणक्य शिक्षक के रूप में कार्य करता था, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने शिक्षित किया था तथा एकीकृत भारत की परिकल्पना दी थी। तक्षशिला एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र भी था और यहाँ पर विश्व के अन्य देशों के लोग भी शिक्षा के लिए आते थे। गांधार शासक पुष्कर सारेन ने अवंती के नरेश चंड प्रद्योत को हरा दिया था। साथ ही पुष्कर सारेन ने मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्री संबंध रखे और बिंबिसार ने पुष्कर सारेन के दरबार में दूत भेजा था, अपना एम्बेसडर भेजा था बिंबिसार ने। किसके दरबार में, पुष्कर सारेन के। पुष्कर सारेन कहाँ का था, गांधार का। और उसने किसे हराया था, अवंती के राजा चंड प्रद्योत को। पुष्कर सारेन अपनी त्रिआयामी यानी 3D कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था, जिसके अंतर्गत युद्ध, मैत्री एवं वैवाहिक संबंध सम्मिलित हैं। यानी कि या तो युद्ध से जीत लो या दोस्ती से जीत लो, और वो भी बात ना बने तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, तो हमला करेंगे ही नहीं।
अगल बगल। कुरु महाजनपद की बात करते हैं। कुरु, ये देखिए बीच में लिखा है कुरु। तो कुरु महाजनपद की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर, प्रमुख शासक था कौरण्य, और हस्तिनापुर में बाढ़ की समस्या रहती थी, जिसके कारण बाद में निचछू नामक शासक ने कुरु की राजधानी कौशाम्बी को बना लिया। बाद में कुरु की राजधानी को हस्तिनापुर से हटा के कौशाम्बी को बना लिया। इसके बाद बात करें सूरसेन महाजनपद की। ये देखिए कुरु के बाद है, नीचे हस्तिनापुर दिख रहा है इंद्रप्रस्थ, और उसके नीचे मथुरा, और मथुरा सूरसेन एक साथ दिख रहे होंगे। जी हाँ, यही सूरसेन महाजनपद की बात करें तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, प्रमुख शासक था अवंतीपुत्र। कई यूनानी ग्रंथों में सूरसेन तथा मथुरा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं वत्स महाजनपद की। ये देखिए मथुरा के नीचे लिखा है वत्स महाजनपद। तो राजधानी थी वत्स महाजनपद की कौशाम्बी। वत्स का प्रमुख वंश था पौरव, और प्रमुख शासक था उदयन। उदयन ने पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौशाम्बी के किसके, कहाँ का था, वत्स महाजनपद का। ठीक है, राजधानी कौशाम्बी। कालिदास रचित स्वप्न वासवदत्ता में उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स ऑथर में पूछ लेते हैं। तो कालिदास ने क्या लिखा, स्वप्न वासवदत्ता, इसमें उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा का उल्लेख है। वासवदत्ता किसकी पुत्री थी, अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री थी, और दोनों महाजनपदों में क्या थी, दुश्मनी। ठीक है, अब बात करें काशी महाजनपद की, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल की चर्चा के हिसाब से। ये मगध लिखा, मगध के ऊपर देखो काशी है। राजधानी थी वाराणसी। प्रसिद्ध राजा काशी महाजनपद का अश्वसेन था, और काशी की पुष्टि 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फायान ने अपने विवरण में की है। काशी की स्थापना पुरुरवा वंश के राजा कास के द्वारा की गई थी, और जब मगध का विस्तार हुआ तो काशी मगध का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद, मगध महाजनपद। ये देखिए मगध आपको दिख रहा है काशी के नीचे, हाँ जी। तो यह था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। राजधानी थी राजगृह अथवा गिरिब्रज। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र तथा उसके बाद वैशाली, अंत में पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के माध्यम से ही समस्त भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अब आगे बात करते हैं अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद की, ये देखिए अंग सबसे पूर्व में देख रहे हैं जो अंग। तो अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। राजधानी थी चंपा। प्रमुख शासक था, याद कैसे करोगे इसकी राजधानी, तो अंग में क्या लगाएंगे, चंपा का फूल। तो अंग की राजधानी थी चंपा, और ऐसी सारी ट्रिक 16 की 16 हम बता देंगे, तो आप याद कर लेना। प्रमुख शासक था अंग महाजनपद का ब्रह्मदत्त। अंग के नगर नियोजक तथा वास्तुकार थे महागोविंद। अंग वह पहला जनपद था जिसे मगध ने विजित किया था। अंग को जीतने के बाद ही मगध का विस्तार प्रारंभ हो गया था। अब बात करते हैं पांचाल महाजनपद की। ठीक है, तो ये देखिए कुरु के बगल में लिखा है पांचाल, लिखा है ना, गंगा नदी के किनारे। तो राजधानी थी अहिछत्र तथा कामपिल्य। द्रौपदी का संबंध पांचाल से था, इसलिए इसे पांचाली भी कहा जाता था। पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था। दोनों को भागीरथी नदी अलग करती थी। अब बात करते हैं कौशल महाजनपद। कौशल नरेश आपने नाम सुना, तो कौशल महाजनपद, ये देखिए मल्ल के ऊपर और पांचाल के नीचे है कौशल, नेपाल वाली साइड देखो आपको लिखे मिले। तो राजधानी श्रावस्ती अथवा कुशावती थी। श्रावस्ती का नगर विन्यास जो था, यानी कैसा नगर था, अर्धचंद्राकार था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास यानी सबसे ज्यादा कहाँ रहे, श्रावस्ती में रहे। याद करने की ट्रिक, सबसे ज्यादा बस्ती कहाँ करी, श्रावस्ती में। बस श्रावस्ती के प्रमुख शासक थे कंस।
महाकौशल प्रसेनजित। प्रसेनजित के समकालीन एवं समायु थे कंस महाकौशल। ठीक, अब बात करते हैं वज्जी महाजनपद की। ये देखिए अंग के ऊपर है आपकी वज्जी महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। बिहार का बौद्धकालीन ये गणराज्य था और महावीर वज्जी गणराज्य के ही राजकुमार थे। इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी वज्जी गणराज्य के ही राजकुमार थे। अब बात करते हैं चेदी महाजनपद की। चेदी ये बीचों बीच भारत के, देखिए आपको यहाँ मिलेगा ये चेदी महाजनपद। तो ऋग्वेद में भी चेदी का उल्लेख है। ये चंबल और केन नदियों के बीच में स्थित है। राजधानी थी सुक्तिमती। प्रमुख शासक था शिशुपाल। अब बात करते हैं अवंती महाजनपद की। ये देखिए उज्जैन के ऊपर लिखा है अवंती महाजनपद। तो राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। दोनों के बीच नेत्रावती नदी बहती थी। प्रमुख शासक चंड प्रद्योत था जो महावीर एवं बुद्ध का समकालीन था। इंपॉर्टेंट, महावीर एवं बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? चंड प्रद्योत। उसके वो कौन से महाजनपद था? चेदी का, और जिसकी राजधानी थी उज्जैनी एवं माहिष्मती। चीनी यात्री वेन सांग की रचनाओं में अवंती का स्पष्ट और कई बार उल्लेख है। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो मत्स्य है अवंती के ऊपर। तो राजधानी है उपल्लव तथा विराटनगर। वर्तमान राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में इसका विस्तार है। इस महाजनपद का नाम इसके संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा और पशुपालन विशेषकर गायों के लिए यह महाजनपद प्रसिद्ध था। इसके बाद बात करें अस्मक महाजनपद की। ये देखिए अस का लिखा है अस्मक महाजनपद की। तो राजधानी थी पोतली अथवा पोत अथवा पाटन। ये नर्मदा और गोदावरी, ये देखिए नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच था। एकमात्र महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था, आधुनिक महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था और अवंती ने ही बाद में अस्मक को जीत लिया। इसके बाद बात करते हैं मल्ल महाजनपद की। मल्ल कहां पर है? ये देखिए मल्ल लुम्बिनी के नीचे, ये देखिए मल्ल। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में है। राजधानी थी कुशीनारा एवं पावा। मल्ल नरेश बौद्ध धर्म के दृढ़ अनुयायी थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने ही अपने निर्वाण के लिए मल्ल महाजनपद को ही चुना था। अब अगले वीडियो में बात करेंगे मगध महाजनपद के उत्कर्ष, यानी कि वो कैसे बढ़ा उसके बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।